दिल्ली में G20 समिट का आज आगाज हो गया। ये समिट 2 दिन तक चलना है, कल और आज पहले दिन दुनिया की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के दिग्गज नेता एक साथ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति समेत अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम में इस वक्त मौजूद हैं। समिट की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के अध्यक्ष के तौर पर सभी देशों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद विश्वास के अभाव का संकट आया है। युद्ध ने अविश्वास के इस संकट को और गहरा बना दिया है। जब हम कोरोना को हरा सकते हैं तो आपसी चर्चा में विश्वास के संकट को भी दूर कर सकते हैं। हम सब मिलकर ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास और एक भरोसे में बदलें। ये सबको साथ मिलकर चलने का वक्त है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये एक मंत्र है जो सबके लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अब से G20 को G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन को आज स्थायी सदस्यता दे दी गई। भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर स्थापित भी किया इस कदम के साथ, क्योंकि उसकी सदस्यता के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा था और काफी वक्त से इस पर काम किया। अफ्रीकन यूनियन में 55 देश शामिल हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले अफ्रीकन यूनियन को सदस्य के तौर पर आमंत्रित करता हूं। चलिए अब चलते हैं हमारी G20 टीम के पास, जहां पर लक्ष्मण रॉय, आलोक प्रियदर्शी और दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे भारत मंडपम से। तो हम सबसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, G20 की बैठक शुरू हो चुकी है। पहला सेशन इस वक्त वन अर्थ का जारी है। एजेंडे पे काफी चीजें हैं। किन चीजों पे बड़ा फोकस रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि G20 की बैठक के शुरू होने से पहले ही भारत ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। वो कोशिश जिसके लिए चाइना लंबे समय से कर रहा था, साउथ अफ्रीकन कंट्री को इसमें शामिल करने के लिए, अब यहाँ पे आधिकारिक तौर पर उस स्थायी सदस्यता के तौर पर प्रधानमंत्री ने एंडोर्स किया है। तो एक बड़ी सफलता है। अब आने वाले 2 दिनों के भीतर भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि घोषणा पत्र, नई दिल्ली घोषणा पत्र जो जारी होगा, जिसको कम्युनिक कहते हैं, उसमें कैसे आम सहमति बनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को इसमें शामिल किया जाए। इसके लिए बैठकों का दौर शुरू है। आज अभी पहला सत्र चल रहा है, लंच के बाद दूसरा सत्र चलेगा, कल तीसरा सत्र चलेगा और इन तीनों सत्र में कुल मिलाकर 6 मुद्दों पर खास फोकस रहने वाला है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी विकास तो हो, दुनिया विकसित तो हो, लेकिन कोई पीछे छूटा न रह जाए, यह सुनिश्चित किया जाना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर भारत अपनी मजबूती पहले से दिखा रहा है, वह है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए दूसरे देशों में, इसके ऊपर बातचीत हो गई। डिजिटल पेमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इंटरनेशनल ट्रेड में कागजी कार्रवाई को छोड़कर डिजिटल सिस्टम को कैसे अपनाया जाए, ये एक प्रमुख मुद्दा है जिसको भारत यहाँ पे जोर से रखेगा और अपने अनुभव को यहाँ पे बताएगा। और कम्युनिक में इसके भी महत्वपूर्ण बातें आपको देखने को मिलेंगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट फाइनेंस, क्योंकि यूरोप, यूके, यूएस हर कोई पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए, विकास हो, पर्यावरण का खास ख्याल रखा जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे WTO हो या फिर UN हो, इसमें कैसे विकास
विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाई जाए, दुनिया के संतुलित अनुपात में वहां पर सदस्यता रखी जाए, ये एक महत्वपूर्ण है। हाँ, एक चुनौती जो सबसे बड़ी होगी वो ये होगी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो आपसी मतभेद बना हुआ है, इसमें भारत की कूटनीतिक परीक्षा भी होनी है। कैसे इसमें चुनौती को रखते हुए सरकार जो है खासतौर से एक बीच का रवैया अपनाती है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में और जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे मैं यहाँ पे G20 की समिट चल रही है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस जिन मुद्दों पर उनमें से एक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक सिंह साहब, जो कि MD और CEO हैं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के, ये इस पूरे प्रस्ताव में या फिर कहें जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभिषेक सर, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। इस G20 की बैठक में जिन जो की फोकस एरिया है उसमें से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपको क्या लगता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत एक लीडरशिप भूमिका में रहेगा और दुनिया को बताए कैसे इसको डेवलप किया जाए, इसके लिए कितना सक्षम है? जी, पिछले कई वर्षों से, पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन किया है, चाहे वो आधार हो या UPI हो या डिजी लॉकर हो या ई-संजीवनी हो, दीक्षा हो, या पूरा विश्व देख रहा है। और कैसे पॉपुलेशन स्केल पर कोविन जैसा एप्लीकेशन बनाया गया जिसने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके दे दिए। तो इसके बारे में बहुत जागरूक उत्सुकता थी सारे G20 देशों की कि कैसे हम इसको अपने देशों में भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसका जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप थी, इसमें काफी डिस्कशन हुआ। ये एक अहम मुद्दा निकल के सामने आया। एक बात हुई कि एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाई जाए जिसमें इस तरह के सॉल्यूशन जिस किसी देश ने भी बनाए हैं उसमें कंट्रीब्यूट किया जाए। तो चूंकि भारत इसका अग्रणी देश है, भारत ने जिस स्केल पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, ये किसी और देश ने नहीं किया है, तो भारत सबसे आगे आ जाता है इसमें। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जो अचीवमेंट्स है इसको हम शेयर करने को तैयार हैं। ये सारे ओपन स्टैंडर्ड्स बेस्ड हैं, इंटरऑपरेबल हैं, और अगर कोई देश इसको इस्तेमाल करना चाहता है तो हम उसको देने को तैयार हैं। अगर मैं स्पेसिफिक बात करें तो एक तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हुआ, डिजिटल रिपोजिटरी हुआ, और कौन कौन से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एलिमेंट है जिसको हम पुश करें G20 की बैठक? जैसे फॉर आधार जो हमारा मूलभूत प्रोजेक्ट है जिसकी संरचना हुई है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, आज 138 करोड़ से ज्यादा आधार नंबर दिए गए हैं। उसके आधार पे जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं, 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खुले। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, PM मुद्रा स्कीम के थ्रू लोन दिए गए, इंश्योरेंस बीमा दी गई लोगों को। तो यह एक प्रोजेक्ट है जिसको कई देश इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आज 8 से ज्यादा देश हमसे प्रभावित होकर इसी से संबंधित सिमिलर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। UPI के बारे में बहुत ज्यादा रुचि है। ब्राजील ने पिक्स इंप्लीमेंट किया है, वो UPI के ऊपर ही बेस्ड है। सिंगापुर ने अपना पे नाउ सिस्टम हमारे UPI के साथ लिंकअप किया है। फ्रांस और भी देश देख रहे हैं कैसे वो UPI को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। डिजी लॉकर जो हमारा डॉक्यूमेंट वॉलेट है जिसको 19 करोड़ से ज्यादा भारतीय इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा रुचि है लोगों की। दीक्षा जो हमारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसमें लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज जो है, अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं, उनको बहुत ज्यादा रुचि। ई-संजीवनी हमारा जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है उसको बहुत सारी कंट्रीज अडॉप्ट करना चाह रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन यूनियन, ये उन देशों में जहां डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो उसको वहां पे इम्प्लीमेंट उसका लाभ उठा करके वहां इंप्लीमेंट कर पाए। इसमें एक आखिरी सवाल कि G20 की बैठक जो पहले हुई, G20 शेरपा की बैठक हुई, फाइनेंस ट्रैक की बैठक हुई, तो उससे क्या आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि क्या एक आम सहमति बनती हुई दिखेगी, कम्युनिके का एक बड़ा पार्ट होगा ये? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के आउटकम डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है और हमें पूरी उम्मीद है कि हर लेवल पे इसके ऊपर सहमति होगी। सारे 20 देश डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप पे एग्रीड हैं और वह उम्मीद अपने पे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, कम्युनिके में इसे शामिल किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको बता दूं कि पूरे दुनिया भर में 1.4 बिलियन एडल्ट हैं जो फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड हैं, और इसमें से 50% जो है वो सिर्फ इमर्जिंग कंट्रीज को लेकर है, विकासशील देशों से। तो उनको कैसे इस पूरे मुहिम में शामिल किया जाए, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है जिस पर चर्चा हो रही है। जी, और डिजिटल ताकत भारत की नो डाउट उसको एक अलग ग्लोबल लीडरशिप पोजीशन में लेकर खड़ा करती है। पूरी बातचीत अभी आपने सुनी लक्ष्मण बॉय के साथ। और इधर आज भी द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर जारी रहेगा। किन देशों के साथ बायलैटरल टॉक्स होंगे, दोनों देश, भारत के प्रधानमंत्री सीधे राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत करेंगे, वो बताने के लिए हमारे साथ आलोक। आज लाइन पर कौन कौन से देशों के साथ बातचीत है? देखिए, 15 देशों के साथ अभी 1:30 बजे से शुरुआत होगी। 1:30 बजे से जो बैठक होने वाली है इसमें बायलैटरल बातचीत होंगे, और उसमें जो खास तौर से जो अहम बातचीत है उसमें खास तौर से यूके, यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ अहम बैठक है। यूके के साथ इसलिए काफी महत्वपूर्ण बातचीत जरूरी है क्योंकि जो यूके के साथ फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है वो काफी लंबे समय से चल रहा है, उस पर काफी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। 29 राउंड की जो बैठक थी उसमें से
19 राउंड के लगभग पे सहमति बन चुकी है, 12 बिल्कुल उस पे मोहर लग चुकी है। तो ये इस यूके जो के साथ जो एफटीए है वो एक महत्वपूर्ण एजेंडा रह सकता है, जो अभी यूके के साथ यहाँ पर बायलैटरल बातचीत होगी। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो खासतौर से देखें तो कई सारी चीजों की ड्यूटी घटाने को लेकर सहमति बन चुकी है ऑलरेडी। खासतौर से अगर बात करें तो ऑटो कंपनियां हैं उनको लेकर, इसके अलावा जो विस्की है उसको लेकर, इसके अलावा जो मीट एंड कन्फेक्शनरीज हैं उनको लेकर भी ये सहमति बन चुकी है ड्यूटी घटाने को लेकर। इसके अलावा अगर देखें तो यूके के साथ जो हमारा बायलैटरल ट्रेड है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का है और उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक ये दोगुना हो जाएगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि ये जो एफटीए है वो जल्द से जल्द हो। पिछले साल ही दिवाली में होने वाला था लेकिन इसमें कुछ अड़चन आ गई। अब उम्मीद की जा रही है कि एज सून एज पॉसिबल ये जो एफटीए वो हो सकता है और इस बैठक में बातचीत होगी। इसके अलावा जो हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज में और खासतौर से मिडिल ईस्ट है, वहां पर ये चर्चा चल रही है और वहां पर खासतौर से जो रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने पर चर्चा चल रही है। और भारत चूंकि रेल नेटवर्क में काफी एक तरह से काफी अग्रणी है, लिहाजा भारत से कई सारे जो कंपनियां हैं खासतौर से एयरकॉन है उसकी वहां पर मदद ली जा सकती है यूएई में जो रेल नेटवर्क बिछाने के लिए और साथ ही साथ और भी गल्फ कंट्रीज में रेल नेटवर्क बिछाने के लिए। ये तमाम चर्चाएं यहाँ पर चलेंगी और इसमें बड़ा ही एक तरह से बड़ा करार आने वाले दिनों में संभव हो सकता है। तो ये बायलैटरल ट्रेड पर इस वक्त फोकस है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बायलैटरल ट्रेड्स हैं। तो ये तमाम देश हैं, वहां पर चर्चा चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत काफी बड़ी अचीवमेंट। तो ये सारा अपडेट हम आलोक आपसे लेते रहेंगे। आप लक्ष्मण रॉय कुछ यहाँ पर जोड़ना चाह रहे थे, मैं दीपाली पे जाऊं उससे पहले 1 मिनट के लिए उनके पास जाता हूं। जी लक्ष्मण। जी आलोक ने जो अपने बायलैटरल की बात की उसमें 2 बातों को उन्होंने लगता है जानबूझ के छुपा लिया। दरअसल अगर कोई स्कॉच विस्की के काफी शौकीन है या फिर लग्जरी इंपोर्टेड गाड़ियों के शौकीन है तो यूके के साथ जो बायलैटरल की बात चल रही है जो लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बायलैटरल के बाद यूके की स्कॉच विस्की पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो अभी करीब 150% है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इम्पोर्टेड कार जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो काफी सस्ती हो जाएंगी। तो इन सब चीजों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर यहाँ से निकल कर आ रही है। बिल्कुल, अगर ये होता है तो वाकई कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती हुई दिखेगी यहाँ पर गाड़ियां और स्कॉच। चलिए लेकिन मैं क्विकली चलता हूं दीपाली के पास जो जिसकी हम बात कर रहे थे पिछले बुलेटिन में, और उन्होंने मेहनत की और वो उस हिस्से में पहुंच गई हैं जहां पर वो पूरी संस्कृति दिखाई देगी भारत की, और जहां पर अभी हम देखेंगे कुछ देर बाद तमाम डेलीगेट शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। जी दीपाली। जी देखिए, अगर G20 समिट की बात करें तो ये भारतीय संस्कृति, भारतीय कला और भारतीय शास्त्रीय संगीत का संगम है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप तस्वीरें देखेंगे इस वक्त ये जो कलाकार हैं ये शास्त्रीय संगीत यहाँ पर बजा रहे हैं और जो धुन ये बजा रहे हैं ये राग मल्हार है। खासतौर पर अगर दिल्ली के मौसम की बात करें तो खुशनुमा मौसम हो गया है और जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे तो उनका स्वागत इसी शास्त्रीय संगीत के साथ किया जाएगा। राग मल्हार इस वक्त ये भारतीय कलाकार बजा रहे हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ विपिन जी, ये क्राफ्ट बाजार है और एक कोने में खड़े होकर इसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, इसलिए मैं चलते चलते आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय कला जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उसकी झलक देखने को मिलेगी। और मैं यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रही थी कि जो फॉरेन जर्नलिस्ट यहाँ पर आए हैं उन्हें भी इन सब स्टॉल्स में काफी रुचि दिखाई दे रही है, बाकायदा वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। एक स्टॉल में मैं आपको लेकर जा रही हूँ, ये ट्राइब्स इंडिया स्टॉल है और जो हमारे आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर जो भाई बहन प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं उन्हें यहाँ पर शोकेस किया गया है। और आप देख सकते हैं जो विदेशी मेहमान हैं वो काफ़ी अपना इंटरेस्ट इस तरह के शोपीस में दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो टेक्सटाइल है उसका अलग से स्टॉल बनाया गया है, जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसका अलग से स्टॉल बनाया गया है। इतना ही नहीं, अगर मैं बाहरी हिस्से में आपको लेकर जाऊँ तो यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की थीम भी बहुत ही बढ़िया तरीके से शोकेस की गई है। यहाँ पर मैं बताऊंगी, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, हरियाणा, ज्यादातर सभी राज्यों के जो स्टॉल्स है यहाँ पर लगाए गए हैं और हर राज्य की जो स्पेशलिटी है, जो खासियत है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसे यहाँ पर बखूबी दिखाया गया है। और सबसे खास बात मैं आखिर में आपको बताऊं कि जो भी विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे जब वो खरीदारी करेंगे तो वो UPI के जरिए होगी, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी G20 समिट के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।
बहुत बढ़िया दीपाली, देख के आनंद आ गया। संगीत भी और इतनी प्यारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे फॉरेन जर्नलिस्ट वहाँ खरीदारी कर रहे हैं। क्या आपके लिए भी ये अलाउड है? तो मैं भी अपनी लिस्ट यहाँ से भेज देता हूँ, कुछ चीज़ें ले ली जाए, ठीक है? तब तक आप वो पता लगाइए और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे नरेंद्र तनेजा साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो पूरा G20 सम्मेलन है, इसका क्या महत्व है, ग्लोबल साउथ के लिए, भारत की लीडरशिप के लिए क्या मायने हैं, जो आज अफ्रीका को एंट्री मिल गई है उसके क्या मायने हैं, और भी सारी बातें जो प्रधानमंत्री ने कही। बातचीत जारी रहेगी छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। G20 टाइम इंडिया का समिट की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है। पहला सेशन इस वक्त चल रहा है वन अर्थ का। प्रधानमंत्री ने उससे पहले अध्यक्षीय भाषण दिया, और आपने देखा कि सुबह उन्होंने दुनिया के तमाम बिग लीडर्स का, G20 के सदस्य देशों के प्रमुखों का स्वागत किया इस बड़े मंच पर। चलिए, हमारे साथ नरेंद्र तनेजा साहब हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नरेंद्र जी, तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि जो प्रधानमंत्री ने आज ऐलान किया, अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने का, विधिवत तौर पर एक सदस्यता दे दी गई है उनको परमानेंट G20 के अंदर, अब ये G21 कहलाएगा। तो इसको हम ग्लोबल साउथ में जब लीडरशिप की बात आती है, कई देश थे इसका श्रेय लेने की होड़ में, चीन कह सकते हैं, रूस कह सकते हैं, लेकिन भारत की अध्यक्षता में ये चीज होती हुई नजर आई है। क्या ये हमारी ग्लोबल साउथ में लीडरशिप को पुख्ता करती है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा प्रयास है। हमने दिखाया है कि अफ्रीका के देश जिनकी आबादी 54 लगभग देश है और आबादी 1 अरब 60 करोड़ है, भारत से ज्यादा आबादी है। हमारे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं, खासतौर से पूर्वी अफ्रीका से, कि हमने उन्हें, उनके जो हित हैं उनको जाकर के जो है विश्व मंच पे लाया, एक मान्यता प्रदान करी है। अब ये G20 या 21 होता है या नहीं कहना मुश्किल है। मुझे लगता है G20 नाम जो है ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका है, सदस्य कितने भी आए लेकिन इसी को रखना चाहिए। खैर, ये फैसला तो वहां होगा, लेकिन जहां तक ये बात है कि क्या ये ऑटोमेटिकली हमको ग्लोबल साउथ का नेतृत्व दे देता है या लीडर बना देता है, ये कूटनीति इतनी आसान नहीं होती है। चाइना वहां बैठा हुआ है, रूस बैठा हुआ है, ब्राजील भी प्रयास करता रहता है, अपने तरीके से पश्चिम के देश भी प्रयास करते हैं, लेकिन यह है कि भारत की तरफ से एक ठोस कदम, भारत की तरफ से एक बहुत ही सॉलिड जो है एक अटेम्प्ट है, और अफ्रीका को ये मैसेज है कि आपके हितों की सबसे ज्यादा जो रक्षा है वो एक लोकतांत्रिक देश कर सकता है, एक ऐसा देश जो आपको जानता है, जो लोकतंत्र की कद्र करता है, जो विश्व में जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसकी कद्र करता है। जबकि चाइना के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना में तानाशाही है, चाइना वहां पे जाकर के पैसा देता है और उनसे कमाता है। चाइना की जितनी भी एड होती है वो अपने फायदे के लिए होती है, जबकि भारत ऐसा कुछ नहीं करता। भारत इन देशों में जाके कई स्टेडियम बना रहा है, घना में पार्लियामेंट हाउस बनाया, हम IT टाउन्स वहां पे बना रहे हैं, जिससे कि उनका विकास हो। तो एक मैसेज है कि विश्व स्तर पे, G20 के स्तर पे भी हमने आपके लिए वो करके दिखाया जो चाइना कहता जरूर था लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन इस तरह के सम्मेलन जैसे G20, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक सॉफ्ट पार्ट होता है और एक आता है हार्ड पार्ट। तो सॉफ्ट पार्ट बहुत अच्छा है, हम तमाम मेहमान हमारे देश में आए हैं, बहुत अरसे के बाद हुआ है कि पूरी दुनिया लगभग आज भारत में है, और मुझे लगता है जो भारत ने करा है, जो सरकार ने किया है और पूरे देश ने किया, हर राज्य में किया है, पूरे भारत के अंदर तमाम ट्रैक्स हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के, तमाम विषयों पे हुए हैं, ऊर्जा पे हुए हैं, हेल्थ पे हुए हैं, और ये अब दिल्ली में जो है कुल मिलाकर के जो है सब कुछ देख रहे हैं आप। तो ये बहुत अच्छा है। हमने भारत की संस्कृति, भारत की सोच, भारत की वैल्यू जो है डेमोक्रेसी को लेकर के, ह्यूमन राइट्स को लेकर के, फ्रीडम को लेकर। मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं कि जब आज अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना को मिलकर हराया, और वक्त है कि जो एक ग्लोबल डेफिसिट बन गया, उनका इशारा युद्ध की तरफ था जो इस समय चल रहा है, उसको भी हमें आपसी विश्वास के साथ खत्म करना चाहिए। तो अभी इस G20 की बैठक में इस पर भी चर्चा होनी है। कोई कंसेंसस निकले नहीं निकले एक अलग बात है, और वो उस कंसेंसस के कितना उसमें उपयोगी होगा वो भी अलग बात है। लेकिन अगेन इस चीज को लीड करके इंडिया, जिस आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, वहां पर अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग करने की कोशिश करता है और मैसेज देता है कि हाँ, हम एक तरफ खड़े हैं जहां हम इन चीजों को बातचीत से सुलझाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपिन। 2 चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि भारत को एक मंच मिला। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है नॉमिनल बेसिस पे, और अगर आप PPP पे जाते हैं तो दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत है, बन चुका है। हम जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था है, जर्मनी से बड़ी है PPP पे। तो इसलिए भारत को ये मंच, और साथ में भारत की आवाज, अगर भारत के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं कि जो ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट है इसको पाटना पड़ेगा अगर हमें अच्छा विश्व बनाना है, तो पूरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको सुनना पड़ेगा। दूसरी बात,
जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है साथ साथ G20 के साथ साथ हमारा जो अपना महत्व और जो हमारे राष्ट्रीय हित हैं उनकी जो है कूटनीति के माध्यम से हम उनका प्रसार भी कर रहे हैं, उनकी रक्षा भी कर रहे हैं। जिस हिसाब से चीन हमको चुनौती देता है, जिस हिसाब से छोटा मोटा एक ऐसा देश जिसको की गिनती नहीं है, पाकिस्तान हमको चुनौती देने की कोशिश करता है, उस सबको ये जवाब दिया जा रहा है कि भारत आज कहाँ पहुंच चुका है। और लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी साथ में मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से हमने अभी और विकास का लंबा डगर जो है उसको तय करना है। ये एक ऐसा मौका है जब दुनिया हमारे साथ है। आज हमको एक अवसर मिला है भारत को। भारत इज एंजॉइंग स्वीट स्पॉट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। ये जो स्वीट स्पॉट है, इसके पीछे अभी हमको बहुत आने वाले 20 साल हमको सिर्फ एक ही चीज करनी है, पसीना बहाना है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करनी है, देश के अंदर बिल्कुल सामाजिक शांति लानी है और देखना है कि हर आदमी को जो आर्थिक विकास का लाभ मिले। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन आज जो शुरुआत हो रही है बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया हमारे साथ है, हम दुनिया से जुड़ रहे हैं, दुनिया हमसे जुड़ रही है। और हमारा क्या मकसद है, प्रधानमंत्री ने आज बिल्कुल स्पष्ट किया, हम तो समानता चाहते हैं, हर एक को साथ लेके चलना चाहते हैं, हर एक का विश्वास लेके पूरी दुनिया का लेकर के चलना चाहते हैं। बहुत बड़ा मैसेज। और मुझे लगता है कि भारत के कुल मिला के जो विश्व के पथ पे जो नई हॉराइजन पे एक नई यात्रा है, आज से उसकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। लेकिन मैंने जैसे कहा 20 साल एक ही काम है, हमें पसीना बहाना है, मेहनत करनी होगी। बात करना आसान है, अब मेहनत की जो यात्रा है वो शुरू होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन किया तनेजा साहब की क्या मायने हैं इस चीज के और क्या और करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। और एक और महत्वपूर्ण खबर हम आपको बता दें, सीएनबीसी आवास की खबर का एक बार फिर बड़ा असर दिखा है। सीएनबीसी आवास पर कल सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में हुए फ्री ट्रेड की खबर पर सेबी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। सेबी इस पूरे मामले की पड़ताल में जुट गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल। जी हाँ, देखिए कल हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से कल सेंसेक्स के ऑप्शंस में एक फ्री ट्रेड हुई। 4 रुपए का ऑप्शन 209 रुपए हो गया, जिसमें 5 लाख का वॉल्यूम हुआ। अब ऑब्वियसली वो 209 रुपए उसकी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हम 67,000 की कॉल की बात कर रहे थे उसी दिन की एक्सपायरी की, जबकि सेंसेक्स उस समय ट्रेड कर रहा था करीब 66,500 पर। तो उसका कोई औचित्य नहीं था 200 रुपए पर ट्रेड होने का। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, या तो वो एल्गो ट्रेड की वजह से गड़बड़ हुई या ब्रोकर की वजह से गड़बड़ हुई। सवाल ये भी उठता है कि एक जो प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए था वो क्यों नहीं काम आया, क्योंकि उस समय उतना प्राइस नहीं होना चाहिए था। उस प्राइस पर टेक्निकली ट्रेड नहीं जाना चाहिए था। अगर 4 या 5 रुपए प्राइस चल रहा था तो एक्सचेंजेस एक प्राइस मैकेनिज्म रखते हैं जिसमें एक ऑप्शन का प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस तक ही जा सकता है, उसके बाद अगर वो जाता है तो फिर वो रिलैक्स होता है। तो 4 रुपए का वो 209 रुपए में नहीं ट्रेड होना चाहिए था, लेकिन वो हो गया। इससे हुआ क्या, जिस बेचारे ने वो ऑप्शन खरीद लिया, अब वो ऑब्वियसली 209 में नहीं खरीदना चाहता था, वो तो कम रेट में खरीदना चाहता था मार्केट रेट पर, लेकिन उसका ऑप्शन वो एग्जीक्यूट हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हुआ उसको। अब सेबी ने इसका संज्ञान लिया इस मामले का, और मेरी बात हो रही थी सेबी में, तो उन्होंने इस चीज को माना है कि हाँ ये थोड़े से फ्रीक्वेंट हो रहे हैं। रिसेंटली आपको याद होगा बैंक निफ्टी में भी ये मामला हुआ था जिसमें फ्री ट्रेड्स हुए थे और कल सेंसेक्स में हुए। तो इस चीज का सेबी ने संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा और पूरे दिन हम आपके साथ हैं G20 के ताजा अपडेट के साथ, हर हैपनिंग के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दिन भर CNBC आवाज पर।